हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेप केम टॉप। तो लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी। अभी हम बात करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। तो जब मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन होती है तो बेसिकली किस तरीके से होती है। मेटल्स हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और पॉजिटिव आयन बनाएंगे। लाइक दिस, एक मेटल होगी, वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन या दो या तीन रेस्पेक्टिवली निकालेगी और उसके बाद से उतना ही पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी। नॉन मेटल क्या करती है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। वो क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और नेगेटिव चार्ज बना लेंगे, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव में आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये एक दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, और ये मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ करके कंपाउंड बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम के पास में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ, इट इज़ 281। यहाँ से मैंने ये क्या करेगा, सोडियम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ताकि इसके पास में क्या हो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, वो मिल जाएंगे। सिमिलरली क्लोरीन के पास क्या होता है, क्लोरीन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे दैट इज़ 287। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये जो डोनेट किया है इसने, इसे एक्सेप्ट कर लेगा और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया। इसी को अगर मान लो मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से दिखाना है तो किस तरीके से दिखाएंगे, ये Na और प्लस और Cl नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, NaCl बना लेंगे, जो कॉमन सॉल्ट होता है जो घरों में मिलता है। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस सिम्बल्स क्या होते हैं। लुईस एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप क्या करो, लुईस डॉट सिंबल बनाने के लिए क्या करना होता है, जो एलिमेंट है जिसको आपको बनाना है, फॉर एग्जांपल मुझे सोडियम बनाना है, तो उसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं बस उतनी ही उसके ऊपर डॉट दिखानी होती हैं। ठीक है, ये डॉट आप कहीं भी लगा सकते हो, सोडियम के आसपास आप यहाँ लगा लो, यहाँ पे लगा लो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, बट सोडियम के आसपास ही कहीं होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं लुईस डॉट सिंबल्स। तो बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, जो भी बॉन्डिंग होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। यहाँ पे भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन था जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब लुईस डॉट सिंबल अगर मुझे क्लोरीन का बनाना है तो उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सिमिलरली आप क्लोरीन का बना सकते हो, ये 7 डॉट्स दिखा दो उस पर। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों की बॉन्डिंग दिखानी है थ्रू लुईस सिंबल्स तो किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मैंने सोडियम लिया, उसका ये लुईस डॉट सिंबल बनाया। क्लोरीन के फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से दिखा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने इसको ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन अब Na तो हो गया पॉजिटिव, और ये क्लोरीन के पास में ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है और ये इसके खुद के 7 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। ये पॉजिटिव नेगेटिव में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, इन्होंने एक दूसरे को अपनी तरफ पुल किया और इन्होंने बना लिया एक कंपाउंड NaCl। तो इस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं और इस तरीके से ये बॉन्डिंग हो रही होती है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक एटम कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करता है, डोनेट कर देता है, और दूसरा एटम कम्प्लीटली एक्सेप्ट करता है, इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, जहाँ पे आयंस बने। ठीक है, तो आयनिक बॉन्डिंग बेसिकली क्या होती है, मेटल और नॉन मेटल आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू रिएक्ट करते हैं। आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा हो इलेक्ट्रॉन का। एक एलिमेंट होगा वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा और दूसरा एलिमेंट होगा जो कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयंस बन जाते हैं, इसी को हम आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो सोडियम क्लोराइड बना है ये मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे हमारे मॉलिक्यूल या वाटर का एक मॉलिक्यूल होता है,
ये एग्रीगेट की तरह एग्जिस्ट करता है अपोजिटली चार्ज आयंस के, मतलब एक तरीके से ग्रुप होता है पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज आयंस का। अगर आप इसको देखोगे तो बेसिकली इसमें एक क्लोरीन होता है जो कि 6 Na+ से जुड़ा होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे इस तरीके का आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा कि यहाँ पे NaCl बहुत सारे होंगे, यहाँ पे और भी एक और NaCl इस तरीके से होंगे कि एक जो क्लोरीन होगा ना वो टोटली इस तरीके से 6 Na+ से जुड़ा होगा, ठीक है। और एक जो Na+ होगा वो इस तरीके से टोटल क्लोरीन से जुड़ा होगा, 6 क्लोरीन से। तो इस तरीके से ये एग्रीगेट ग्रुप की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ये मॉलिक्यूल नहीं होते बेसिकली, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करते। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं अगर उनकी फ़िज़िकल नेचर की बात करें तो जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ना बेटा आयनिक कंपाउंड्स की, तो बेटर है कि आप हमेशा माइंड में याद रख के चलो आप NaCl की बात कर रहे हो, घर में जो कॉमन नमक यूज़ हो रहा है उससे आपको याद रहेंगी ये चीज़ें। फिज़िकल नेचर की बात करें आपको सॉलिड लगेगा, ब्रिटल भी होगा, आप इजीली क्रश कर सकते हो इसको, ठीक है, सॉलिड स्टेट में रहता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, नमक को बेटा आप घर पे सिंपली जला करके देखना, बर्न करके देखना, वो इजीली बर्न नहीं होगा। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। किस वजह से होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, आयंस हैं, इनमें आपस में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत हाई होते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम सॉल्युबिलिटी की, तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा कि सॉल्युबिलिटी में याद रखना बेटा एक टर्म आता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है वो उसी में डिज़ोल्व होता है। जैसे अगर NaCl की बात करें तो NaCl इसमें 2 पोल्स बन रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये इसी तरीके के कंपाउंड में डिज़ोल्व होगा, जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा जो कि खुद भी पोलर हों, जिनमें 2 पोल्स बनते हों। फॉर एग्जांपल H+ और OH-, ये है क्या बेसिकली वाटर। तो इसलिए NaCl वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि जैसे वाटर में 2 पोल्स होते हैं वैसे ही NaCl में भी 2 पोल्स होते हैं। NaCl आपका ऑयल में डिज़ोल्व नहीं होता, क्योंकि ऑयल कैसा है, नॉन पोलर। यही रीज़न है कि वाटर और ऑयल भी आपस में डिज़ोल्व नहीं होते, क्योंकि वाटर और ऑयल भी कैसे हो गए, वाटर पोलर है, ऑयल नॉन पोलर है। तो लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, जो जैसा होगा सिर्फ उसी में डिज़ोल्व होगा, इसलिए वाटर और ऑयल भी आपस में डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है। जो चीज़ वाटर में डिज़ोल्व होगी वो ऑयल में डिज़ोल्व नहीं होगी, जो चीज़ ऑयल में डिज़ोल्व हो जाएगी वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी, ठीक है। तो क्योंकि NaCl या कोई भी आयनिक कंपाउंड खुद पोलर होते हैं, इसलिए वो पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अबाउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होगी जब आपके पास में या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर आयंस हों। अगर कोई कंपाउंड है उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या आयंस हैं, उस केस में वो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे अगर मैं बात करूँ नॉर्मल वाटर की, वाटर में इस तरीके के आयंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी वजह से वाटर कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट हो जाती है। ऑयल में नहीं होते आयंस, इसलिए ऑयल कैसा है, नॉन कंडक्टर है। अगर इसी वाटर में आप NaCl मिला देते हैं, बोलते हैं नमक मिलाने से पानी की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो रीज़न क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे नमक जब आपने डिज़ोल्व किया वो अपने पोल्स में टूट गया, 2 आयंस में टूट गया, Na+ और Cl- में, फ्री आयंस बढ़ गए इसकी वजह से। क्योंकि फ्री आयंस बढ़ गए इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मल नमक की, ठीक है, जब नमक अपनी सॉलिड स्टेट में है, उस केस में इसके पास में ये आयंस जुड़े हुए हैं इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव, उस केस में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आयंस कैसे हैं, कंबाइंड है। लेकिन अगर मैं इसका एक्वस सोल्यूशन बना दूं, जब मैं इसको पानी में डालूंगी तो इसके आयंस टूट जाएंगे, उस केस में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट अगर आप इसको मॉल्टन स्टेट में ले आते हो, मॉल्टन स्टेट में कैसे, देखो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर मेंशन किए हुए हैं कि इसके मेल्टिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है। अगर आप इतने टेम्परेचर तक जा कर के इसको मेल्ट कर देते हो, ठीक है, तो मॉल्टन स्टेट में भी क्या होगा, इसके आयंस टूट जाएंगे फिर से,
ये आयनिक स्टेट में आ जाएगा। तो जब ये आयनिक स्टेट में आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन एक्वस और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस। क्लियर है? तो ये तो हुई आयनिक कंपाउंड की, और मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। करते हैं अबाउट मेटलर्जी की। व्हाट इज़ मेटलर्जी? यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि मेटलर्जी है क्या। तो ये सारी टर्म्स हमने यहाँ पे आगे एक्सप्लेन की हुई हैं कि व्हाट इज़ मेटलर्जी। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर एंड देन देयर प्योरिफिकेशन। अगर मैं इन जनरल टर्म बात करूँ, मैं आपको इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ कि होता क्या है, हमारे पास में बहुत सारी मेटल्स हैं। जैसे मान लो गोल्ड है। गोल्ड किस में होता है? माइंस में होता है। गोल्ड की माइंस होती हैं। कोल है, कोल की भी माइंस होती हैं। तो कोल तो चलो एक नॉन मेटल है, तो उसकी बात नहीं करते हैं। तो जितनी भी हमारी मेटल्स होती हैं, ये सारी की सारी अर्थ की क्रस्ट पे किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो ये जिस नेचुरली फॉर्म में मिलती है, मान लो ये वो चट्टाने हैं, वो रॉक्स हैं, इस रॉक के अंदर पर्टिकुलरली मेरा इतना गोल्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये मेरी आधी रॉक पूरी गोल्ड की है, और ये वाली एक रॉक है, इसमें सिर्फ इतना गोल्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इस गोल्ड का जो कॉस्टिंग है, अगर मैं अमाउंट मान के चलूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1000 रुपीज़ का है, इतना ही गोल्ड है इसमें, और ये है अप्रॉक्स 1 लाख का। इसको लगाने में, इसको यहाँ से निकालने में, प्योरीफाई करने में, इस चट्टान से, रॉक से प्योरीफाई करने में, निकालने में अप्रॉक्स खर्चा हो रहा है 50,000 का। ठीक है, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, क्योंकि मशीन तो उतनी ही लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी कंजप्शन उतना ही होगा, उतनी ही आपको केमिकल्स लगाने हैं, सारी चीज़ें उतनी ही रहेंगी। तो खुद सोचो, आप इससे निकालना प्रेफर करोगे या इससे निकालना प्रेफर करोगे? इसमें तो आपको लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है, राइट। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स वो बेसिकली वो ओर होती हैं, बेसिकली वो रॉक्स होती हैं, या वो एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं जो कि नेचुरली अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा NaCl निकाला जाता है उसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। ब्राउन कलर की वो एक ऐसी चट्टान जैसी होती है जिसके अंदर ऐसे सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिनरल। ठीक है, अब और किसको बोलते हैं? एक और टर्म आता है और। ये दोनों ही मिनरल्स हैं यहाँ पे, ये भी मिनरल है क्योंकि नेचुरली प्रेजेंट ये भी है, नेचुरली प्रेजेंट ये भी है, जिसमें दोनों में ही गोल्ड है हमारा, या कोई भी अगर मेटल है तो। और कौन सी होगी? और वो मिनरल्स होते हैं जिनसे कि आप मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हो, जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, तो सारे के सारे मिनरल्स जो होते हैं वो और नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हर मिनरल से आप प्रॉफिटेबली मेटल नहीं निकाल सकते। बहुत से ऐसे मिनरल हैं जिनमें बहुत कम अमाउंट में मेटल प्रेजेंट है। तो मिनरल क्या है? वो रॉक्स या वो नेचुरल फॉर्म जिसमें कि आपके मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या है? वो मिनरल्स जिनसे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये दोनों मिनरल हैं, दोनों में ही गोल्ड प्रेजेंट है, लेकिन और ये है, ये और नहीं है। तो एक लाइन बोली जाती है कि ऑल ores are minerals but all minerals are not ores। ठीक है, इस पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आप इसको एक्सप्लेन करो, तो ध्यान रखना ये चीज़। ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को निकाल रहे हैं इस ओर से, ठीक है, और फिर उसको प्योरीफाई भी कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन देयर प्योरिफिकेशन इज नोन एज मेटलर्जी। क्लियर है इतना? नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में आगे ये टर्म्स आएंगी, तो पहले इसको, अभी स्लाइड को हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हम आते हैं इस पर कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले हमने ओर ली, ओर का करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हो इसको, या एनरिचमेंट बोल सकते हो। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अर्थ की, सैंड की, रॉक की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसमें क्या करते हैं, इन अर्थी सैंडी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं ओर से।
जो मिट्टी वगैरह लगी होती है, थोड़ी चट्टानें वगैरह होती हैं, रॉक्स होती हैं, उनको ब्रेक किया जाता है, उसको वॉश किया जाता है प्रॉपर्ली। इस तरीके से मेटल को कॉन्सनट्रेट किया जाता है उसमें से इम्प्योरिटीज़ रिमूव करके। तो ये पहला स्टेप है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ विच आर अर्थी एंड सैंडी। ठीक है, जब एक बार इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं उसके बाद क्या किया जाता है, इनका सबसे पहले एनरिचमेंट कर लिया, उसके बाद यहाँ किया जाता है इनका एक्सट्रैक्शन मेटल का। सेकंड स्टेप होता है मेटल का एक्सट्रैक्शन। अब मेटल को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को निकालना इस ओर से, क्योंकि और क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं नमक के ओर की बात करूँ, NaCl की, इसके साथ में और भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी। या अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूँ, एल्युमिनियम का जो ओर होता है उसका नाम होता है बॉक्साइट। उसके अंदर जो एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है Al2O3 की फॉर्म में। अब मुझे एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एल्युमिनियम। तो मुझे ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं यहाँ पे, एल्युमिनियम को अलग करने के लिए इस स्टेप को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन मेटल का। सिर्फ हम मेटल को यहाँ पे अलग करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमारी मेटल्स क्या होती हैं, हाईली रिएक्टिव होती हैं। तो वो कैसी होती हैं, हमेशा किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड की फॉर्म में होती हैं। कभी भी ऐसे नहीं होता कि आपको सिंपल यहाँ पे एल्युमिनियम मिल जाए। हाँ, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनका एक्सट्रैक्शन ईजी होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे लीस्ट रिएक्टिव को कैसे अलग करते हैं, हाईली रिएक्टिव को कैसे अलग करते हैं और से। अगर यहाँ पे भी मुझे NaCl से Na अलग करना है तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, तो वही है, अलग अलग आपके मेथड्स हैं अलग करने के, और बहुत इजी से मेथड्स हैं। जैसे अगर एक्सट्रैक्शन करना है आपको मेटल का जो कि लो रिएक्टिव है, जैसे मैंने बात की अभी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये ऑलरेडी कंपाउंड बना करके कम रहती हैं क्योंकि नेचर में ये ऑलरेडी लीस्ट रिएक्टिव है। मरकरी हो गया, तो इनकी बेसिकली सल्फाइड ओर्स मिलती हैं नेचर में। ठीक है, सल्फाइड बना के रह रहे होते हैं ये इस तरीके से, HgS। ये जो मरकरी की ये ओर है इसको हम बोलते हैं सिनेबर, ये आपकी बुक में भी मेंशन है। ठीक है, तो मरकरी की ओर जो कि सल्फाइड ओर है उसका नाम है सिनेबर। तो इसका क्या करते हैं, हम रोस्टिंग करते हैं सल्फाइड ओर से। यहाँ से इस सल्फ़र को हटाने के प्रोसेस को आप बोलते हो रोस्टिंग। सल्फ़र को कैसे हटाना है अभी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उससे आपका मेटल निकल आती है, उसको आप बाद में प्योरीफिकेशन के लिए भेज देते हो। अगर मान लो मेटल है आपकी मीडियम रिएक्टिविटी की, तो वो सल्फाइड और भी बनाती है, अभी बताया सल्फाइड से मेटल निकालने को बोलते हैं रोस्टिंग, और एक बनाती है कार्बोनेट और। कार्बोनेट से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। यहाँ याद रख सकते हो, C से कार्बोनेट, C से कैल्सिनेशन, और ये S से सल्फाइड, और ये रोस्टिंग में S आता है यहाँ पे। इन दोनों से ही बेसिकली जब इन दोनों प्रोसेस को किया जाता है तो मेटल अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर हम उसको मेटल बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे इन प्रोसेसेस में ये मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिडक्शन के थ्रू रिमूव करना आसान है एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र को रिमूव करना या कार्बोनेट को रिमूव करना। ज़्यादा आसान क्या है, मेटल के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करना बाय रिडक्शन। तो इसलिए हम इनको पहले मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करवाते हैं, उसके बाद इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये मेटल बाद में प्योरीफिकेशन के लिए चली जाती है। अगर हमारे पास में मेटल है हाई रिएक्टिविटी की, ये रिएक्टिविटी हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, इस रिएक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेसिस पे। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी बहुत ज़रूरी है, इसकी लिंक मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आपने नहीं देखी है तो दोबारा देख लेना उसको, ईजी है, याद हो जाएगी जल्दी। तो अगर मेटल्स हमने ली हुई हैं हाई रिएक्टिविटी की, तो उनको किस तरीके से अलग करते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की, इसको वर्ड को अगर आप तोड़ो, इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस वर्ड का मतलब हुआ ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब हुआ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइट की प्रेजेंस में जो इनका ब्रेक डाउन होता है मोल्टन ओर का, जैसे मान लो NaCl है, अब सोडियम बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, मैं इसकी किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करवा सकती क्योंकि ये उसके साथ भी कंपाउंड बना लेगा, तो इस तरीके से तो सोडियम का भी एक्सट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करना है, इसको मेल्ट करना है हाई टेम्परेचर पे। जब ये मेल्ट हो जाएगा उसके बाद से इसके इस तरीके से आयंस बन जाएंगे,
तो ये क्या हुआ, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उतना टेम्परेचर देके इसके 2 आयंस बना लिए। अब इजीली ये जो मेटल है ये कैथोड पे जा करके रिड्यूस हो जाएगा, उसकी रिएक्शन भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर ये जो मेटल जनरली मिलता है हमें प्योर मेटल होता है, स्टिल अगर आप चाहो तो इसको प्योरीफिकेशन के लिए भेज सकते हो। तो प्योरीफिकेशन आप तीनों स्टेप में कर सकते हो, इन दोनों में तो नेसेसरी है ही, इसमें आपकी विश है अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। तो अभी स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं दोबारा, कि जो हमारा स्टेप 1 था दैट वाज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की कॉन्सेंट्रेशन करना या एनरिचमेंट करना। मतलब क्या करना है इनका, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। सिर्फ 3 ही स्टेप है, सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है एक्सट्रैक्शन एंड थर्ड है प्यूरिफिकेशन। तो तीनों स्टेप पढ़ेंगे। इसमें एक्सट्रैक्शन हम 3 का पढ़ते हैं, एक तो हाईली रिएक्टिव मेटल का, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का और लीस्ट रिएक्टिव मेटल का। हमने इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनरिचमेंट की या कॉन्सेंट्रेशन की, कि किस तरीके से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है, अर्थी एंटी इम्प्योरिटीज़ को। तो यहाँ पे वो जो टर्म हम बात कर रहे थे उस स्लाइड की, वो टर्म देख लेते हैं। सबसे पहला जो टर्म आता है वो होता है गैंग। गैंग क्या होता है, ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इन्हीं को हमने यहाँ पे टर्म दे दिया है गैंग। जैसे सॉइल हो गया, सैंड हो गया, ये जो ओर में प्रेजेंट होती हैं मिट्टी वगैरह, इसको हम बोलते हैं गैंग यहाँ पे। तो लार्ज अमाउंट में इन इम्प्योरिटीज़ को बोला जाता है गैंग, ठीक है। सेकंड बात करते हैं अबाउट फ्लक्स। फ्लक्स क्या होते हैं कि ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, इनको रिमूव करने के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंसेस भी ऐड किए जाते हैं कभी कभी, तो उन केमिकल सब्सटेंसेस को आप बोलते हो फ्लक्स। नेक्स्ट आता है स्लेग। स्लेग क्या होता है, जब ये गैंग ऑफ फ्लक्स मिल जाते हैं तो वो जो वेस्ट मैटर बना, फॉर एग्जांपल ये मेरी इम्प्योरिटी थी, यहाँ पे ये एक मेटल थी, इसमें ये इम्प्योरिटी थी, इसको अलग करने के लिए मैंने ये डाला बी, तो ये जो ए और बी आपस में रिएक्ट करके बन गए, इसको मैं क्या बोलूँगी, स्लैग। ये मेरे लिए वेस्ट मटेरियल होता है, इसको हम सेपरेट कर देते हैं मेटल से, ठीक है। यहाँ पे हमारी मेटल इस अर्थी एंटी इम्प्योरिटी से अलग हो जाती है। तो गैंग हो गई इम्प्योरिटी, फ्लक्स हो गए केमिकल उसको ऐड करने के लिए जो डाला, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया स्लैग। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ एनरिचमेंट ऑफ ओर या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो अभी हमने बात किया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, गैंग को रिमूव कर रहे हैं, जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव कर रहे हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो रिमूवल ऑफ गैंग इज़ नोन एज एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो इसके बेसिकली 3 प्रोसेसेस होते हैं, तीनों प्रोसेसेस अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ की जाती हैं, यानी कि सिर्फ एक के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी नॉर्मल ओर है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी अर्थी और सैंडी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो आप उसको किस तरीके से प्योरीफाई कर सकते हो, उसमें से कैसे ये सब हटा सकते हो। आप क्या करो, इसको बोलते हैं, ये वाला जो स्टेप है इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। यहाँ मैं लिख देती हूँ इसको आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। हाइड्रोलिक मतलब वाटर के प्रेशर से वॉशिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले ओर को क्रश कर लिया और उसका पाउडर बना लिया, ठीक है। बड़े बड़े ग्राइंडर्स होते हैं उनमें क्रश कर लिया ओर को, उसका पाउडर बना लिया। फिर इस पाउडर को यहाँ से ऊपर से टॉप से लोड करना स्टार्ट किया। ये जो प्लेटफॉर्म होता है इसमें वेजेस होते हैं, मतलब इसमें ग्रुप्स टाइप होते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये और कलेक्ट होने लगती है, तो जो लाइटर पार्टिकल होते हैं ना, यहाँ से स्टीम का प्रेशर चल रहा होता है, तो जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं ना वो इसके साथ में रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, और नीचे कलेक्ट होने लगती है। तो ये बेसिकली स्टीम के प्रेशर से लाइटर पार्टिकल यहाँ से रिमूव हो जा रहे हैं और हैवी जो ओर के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जा रहे हैं। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू गैंग को रिमूव किया जाता है। सेकंड बात करते हैं अबाउट मैग्नेटिक सेपरेशन। सो व्हाट इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन, ये भी मैं यहाँ बता देती हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट आप सेपरेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके पास आयरन की ओर है, ठीक है, उसमें ऐसी कोई इम्प्योरिटी है जो कि यहाँ पे आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कार्बन की इम्प्योरिटी है, ठीक है, वैसे होती नहीं है जनरली, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कार्बन की इम्प्योरिटी आ गई है इसमें, या क्रोमियम की आ गई है इम्प्योरिटी इसमें, या मैग्नीज की आ गई है इम्प्योरिटी इसमें, ठीक है,
तो क्या करना है आपको, आपने फिर से ओर ली, उसको क्रश करके पाउडर बना लिया। ये स्टेप तो हर एक में करना ही है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होती है, ये एक मैग्नेटिक रोलर होता है, ठीक है। ये इस रोलर में जो एक व्हील होता है, ये वाला जो व्हील है, इसको क्या कर दिया है हमने, मैग्नेटिक कर दिया है, मैग्नेटाइज कर दिया, और ये नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, वो जो क्रश्ड पाउडर रोड थी उसको यहाँ पे डालना स्टार्ट किया, तो यहाँ तक तो ये नॉर्मल आएगी। अब ये जो मैग्नेटिक ओर थी, जो इसमें ये आयरन की जो ऑक्साइड होंगे, क्योंकि आयरन तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वो तो इस व्हील से क्या बोलते हैं, स्टिक करने लगेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे व्हील से स्टिक करने लगेंगे और दूर तक करेंगे उसके साथ में, और जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होगी वो यहाँ से गिरने लगेगी, वो अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ को इससे अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पे उस तरह की और क्या आप सेपरेशन कर सकते हो, जिसमें कि आपका क्या हो, या तो आपकी मैग्नेटिक इम्प्योरिटी हो, ठीक है, आपकी नॉर्मल ओर हो और उसमें मैग्नेट की इम्प्योरिटी हो, मैग्नेटिक कोई आपका ऑक्साइड हो या कुछ इस तरीके का एलिमेंट हो जिसमें कि मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक हो, या तो आप उसको अलग कर सकते हो, या फिर आपकी ओर ही ऐसी हो जिसमें कि मैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक हो और इम्प्योरिटी कैसी हो, नॉन मैग्नेटिक हो। तो इन शॉर्ट मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी या मेटल को आप अलग कर सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू। थर्ड आता है आपका, इसमें आप क्या करते हो, ये होती है फ्रोथफुलेटेशन। फ्रोथफुलेटेशन में बेसिकली क्या होता है, इसमें सल्फाइड की इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है। किस तरीके से करते हो, यहाँ पे आपने मान लो वो आपने ओर ले ली, ठीक है, इसमें ऊपर से आपने डाल दिया वाटर और यहाँ पे थोड़ा सा आप डाल देते हो ऑयल, ठीक है। जो सल्फाइड होता है, क्योंकि सल्फाइड ऑयल में डिज़ोल्व हो जाएगा, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया जो चीज़ ऑयल में डिज़ोल्व होगी वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी। तो जो सल्फाइड वाली ओर है वो तो ऑयल में डिज़ोल्व हो जाएगी यहाँ पे, और फ्रोथ झाग जैसा आने लगेगा इसमें। यहाँ पे हम एयर कंप्रेस करते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे, और जो नॉर्मल इम्प्योरिटीज़ होंगी वो कैसी होंगी, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगी या नीचे बैठ जाएंगी, और जो ओर के पार्टिकल्स होंगे, सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स, वो आपके यहाँ झाग में आ जाएंगे। तो इसको आप कलेक्ट कर सकते हो अलग, ठीक है। इनमें से अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गए हमारे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का। अगला बात करते हैं मेटल का एक्सट्रैक्शन। अब मेटल हमें इससे अलग करनी है, जो भी हमें मिल गया उससे। तो मेटल को अगर अलग करना है तो किस तरीके से करना है, सबसे पहले आ गई लो रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं। लो रिएक्टिव मेटल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे ये हो गई मरकरी का सल्फाइड। ये लो रिएक्टिव मेटल्स बेसिकली सल्फाइड की फॉर्म में रह रही होती हैं। जो मरकरी की सल्फाइड होती है और होती है मरकरी सल्फाइड की, इसको हम बोलते हैं सिनेबर। ये क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऑलरेडी लो है, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव है, ये इजीली रिएक्ट नहीं करती। तो अगर आप इनकी एयर की प्रेजेंस में थोड़ी सी इनको हीट दे दोगे तो क्या होगा, ये जो सल्फाइड है ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से सल्फ़र हट जाएगा, ऑक्सीजन इनके साथ अलग हो अटैच हो जाएगी, और यहाँ पे ये SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाएगी। अब क्या करो, ये यहाँ पे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और मैंने क्या बताया था कि मेटल के ऑक्साइड से मेटल को अलग करना आसान है। लो रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं उनके केस में इसलिए और आसान होता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ऑलरेडी बहुत कम होती है। तो अगर आप इनको सिंपल हीट भी करोगे ना, आप इसमें कुछ मत डालो एक्स्ट्रा, आप सिंपल इसको हीट भी करोगे तो मरकरी अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। फर्दर इस मेटल को आप प्योरीफिकेशन के लिए आगे भेज सकते हो, वो भी हम देखेंगे प्योरीफिकेशन किस तरीके से करते हैं। तो बस मेटल इस तरीके से लो रिएक्टिव वाली अलग हो जाती है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कॉपर की सल्फाइड है, उसमें भी आप क्या करो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में हीटिंग कर दो तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करवा दो। इसको प्योरीफाई करने का और एक तरीका क्या होता है, यहाँ पे जो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है उसका अमाउंट कम होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत अनबर्न्ड कॉपर का सल्फाइड रह जाता है जो पूरी तरीके से रिएक्शन नहीं करता। तो इस वाले स्टेप को हम बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, ये जो ओर है हमारी,
ये जो हमारी अनबर्न्ड ओर बची हुई है, आप इसी को दोबारा से इस कॉपर ऑक्साइड के साथ ऐड करो और हीट कर दो, तो इस बार पूरा कॉपर अलग हो जाता है और ज़्यादा अमाउंट में कॉपर मिलता है हमें इससे, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन मेथड, क्योंकि कॉपर सल्फाइड की जो ओर है वो खुद ही को रिड्यूस कर रही है, ठीक है, खुद ही रिडक्शन में हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से ऐसे जो हमें कॉपर ऑक्साइड मिला है, आप इसको भी सिंपली हीट करके कॉपर निकाल सकते हो, बट अगर आप इसको इसके साथ मिक्स करो और फिर हीट करो तो हमें ज़्यादा अमाउंट में कॉपर मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, उनके केस में क्या होता है। तो जो हमारी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो दो तरीके की फॉर्म में मिलती हैं, या तो सल्फाइड बना के रहती हैं या कार्बोनेट बना के रहती हैं। तो जब कभी हम इनके सल्फाइड को, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं किस में एयर देनी है किस में नहीं देनी। यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको एयर देनी पड़ेगी। तो सल्फाइड ओर को, ठीक है, यहाँ पे हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में और स्ट्रॉन्ग हीटिंग देते हैं, तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। तो इस रोस्टिंग क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर एंड इन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइड, ठीक है। सल्फाइड और का ऑक्साइड में कन्वर्ट होना इज रोस्टिंग। अब ये मेरे को ऑक्साइड मिल गया, इसको मैं क्या करूँ, सिंपल अभी बात करेंगे इस पर। तो ये तो हो गई रोस्टिंग, सल्फाइड और का कन्वर्जन। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन यूज़ करते हैं सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन लगी हुई है, तो अगर आप ऑक्सीजन नहीं भी प्रोवाइड करोगे तो चलेगा। तो कार्बोनेट ओर को जब कन्वर्ट करते हैं तो या तो एब्सेंस ऑफ एयर में करते हैं या फिर लिमिटेड रखते हैं एयर की क्वांटिटी, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग देते हैं। जिससे क्या होता है, कार्बोनेट ओर में से CO2 अलग हो जाती है और जिंक का ऑक्साइड बन जाता है। अब ये जो जिंक का ऑक्साइड आया, या तो आप इस प्रोसेस से ले लो रोस्टिंग से, या फिर आप कैल्सिनेशन से ले लो, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो अब ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, अब ये खुद से केवल हीट करने से ये इसको नहीं छोड़ेगा ऑक्सीजन को। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगा दो, या फिर जो आपकी मेटल्स हैं लो रिएक्टिव सीरीज़ में, उनसे ऊपर कोई एक हाईली रिएक्टिव मेटल लगा दो, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो अब कोक को यूज़ करके भी आप इन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल से ऑक्साइड अलग कर सकते हो। यहाँ पे जो कार्बन होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो ये खुद तो ऑक्सीजन ले लेगा और जिंक को नॉर्मल रिड्यूस कर देगा, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा देगा, ठीक है। तो ये हमें मेटल मिल गई, इसको हम फर्दर प्योरीफिकेशन के लिए भेज देते हैं। और भी हमारे मेथड होते हैं, जैसे अगर हम रिडक्शन यूज़ करना चाहें, भाई वही जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मैं बात कर रही थी, फॉर एग्जांपल मैंने इसी तरीके के मेथड से मैग्नीज का ऑक्साइड निकलवा लिया, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, एक एल्यूमिनियम पाउडर को ऐड कर सकती हूँ, एल्यूमिनियम का सॉलिड ऐड कर सकती हूँ उस केस में, और यहाँ पे हीटिंग कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा, एल्यूमिनियम क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा और मैग्नीज अलग हो जाएगा। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि ये जो मैग्नीज होता है यहाँ पे वो मेल्ट कर जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके ऊपर फ्लोट करने लगता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। इसी तरीके की एक और रिएक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। ये बेसिकली वेल्डिंग रिएक्शन है, जो हम जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं ना, जो जहाँ पे कभी कभी रस्ट लग जाती है तो उनको बेल्ट किया जाता है, या फिर बीच में से अगर वो ट्रैक जो रेलवे ट्रैक है उसमें ब्रेकेज आ रही होती है तो वहाँ पे बेल्डिंग की जाती है। तो वो किस तरीके से की जाती है, वहाँ पे बेसिकली रस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम है, तो आप इसके केस में क्या करते हो, यहाँ पे ये रस्ट बनी हुई है, यहाँ पे एल्यूमिनियम पाउडर डाला और हीट करना स्टार्ट कर दिया हाई टेम्परेचर पे, तो आयरन तो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके वो ये जो क्रैक्स हैं यहाँ पे सेटल डाउन होने लगेगा और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है इसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये थर्माइट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। तो सिंपल आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके हीट की प्रेजेंस में आयरन लिक्विड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और हाई अमाउंट में यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं अबाउट हाईली रिएक्टिव मेटल्स।
अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको रिड्यूस करके तो हम नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि सोडियम है, सोडियम से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है, बट हम पोटेशियम को इतना जल्दी यूज़ नहीं कर सकते। इसके केस में हो सकता है ये उस कंपाउंड जिसके साथ हम सोडियम को ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने KCl ऐड किया, तो Na क्या करेगा, Cl के साथ कॉम्बिनेशन बना लेगा, क्योंकि ये भी हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को इस तरीके से रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे रिड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इनको ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इनका ब्रेक डाउन होता है इनके आयंस में, और फिर उन आयंस को हम रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं किस तरीके से होता है वो। तो इनको करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूशन होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है। तो यहाँ पे मान लो मुझे NaCl अलग करना है, इसमें से NaCl में से सोडियम अलग करना है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी मोल्टन NaCl, पिघला हुआ। हाई टेम्परेचर पे मैंने उसको मेल्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे मोल्टन NaCl ले लिया। तो यहाँ पे Na+Cl-, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, ये एक जो होगा यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, एक है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। इसको मैंने यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पे Na+ है, तो वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाने की कोशिश करेगा। वो यहाँ पे क्या करेगा, जब वो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये सोडियम मेटल इस जगह कैथोड पे डिपॉजिट होने लगेगी। यहाँ साइड में सोडियम की लेयर यहाँ डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जो क्लोरीन होगा वो किस पे जाने की कोशिश करेगा, एनोड पे। वो क्या करेगा, वहाँ पे जाके ये यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, और Cl2 गैस यहाँ से एनोड से रिलीज़ होने लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से एनोड पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में अगर हम बात करें तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो सोडियम मेटल रिड्यूस होकर कैथोड पे डिपॉजिट होने लगेगी यहाँ धीरे धीरे। इस तरीके से हाईली रिएक्टिव मेटल्स को अलग किया जाता है। उनका मोल्टन ओर ले लिया जाता है, जो भी ओर है, जो भी उनका सोर्स है उसको मेल्ट कर लिया जाता है। उसके बाद से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो मेटल जो होती है हमारी हमेशा, क्योंकि मेटल पॉजिटिव आयंस बनाती है, तो मेटल हमेशा आपकी क्या होगी, कैथोड पे डिपॉजिट होगी, जो कि आपका कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। क्योंकि मेटल तो पॉजिटिव होती है, हमेशा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो सब यहाँ से जो हमें ये सब मेटल्स मिल रही हैं, इनको हम प्योर कैसे करते हैं। प्योरिफिकेशन को बोलते हैं बेटा, एक और टर्म देते हैं, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग इज़ द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। किस तरीके से करते हैं, इसमें भी हम लगाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। हर तरह की मेटल के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग लगाई जाती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपकी प्योर कैथोड जो होता है, हमने क्या किया, एक छोटी सी स्ट्रिप लगा दी यहाँ पे कैथोड की, वो प्योर होता है, ठीक है। और जो भी हमने मेटल अभी तक निकाली है, जो भी हमने एक्सट्रैक्ट किया मेटल, उसको हम बोलते हैं इम्प्योर, क्योंकि अभी उसमें फर्दर प्योरिफिकेशन बाकी है। उसकी जो मेटल होती है उसको हम लगा देते हैं एज एन एनोड, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे इनका कोई इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे रख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कॉपर अलग कर रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया, एसिडिफाइड लिया है, एसिड क्या करेगा, आयंस और बढ़ा देगा। फॉर एग्जांपल HCl लिया तो और थोड़े आयंस बढ़ गए, ठीक है। थोड़े से अमाउंट में एसिड डाल देते हैं ताकि आयंस बढ़ जाएँ और इलेक्ट्रिसिटी और अच्छे से कंडक्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर यहाँ से, क्योंकि अब जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो कॉपर क्या होगा, कॉपर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलने शुरू हुए, इधर कैथोड पे आने लगे, ठीक है। अब उसने कॉपर ने इलेक्ट्रोड छोड़ दिए, तो कॉपर तो पॉजिटिव आयन बन गया। ये पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ। तो कैथोड पे सिर्फ और सिर्फ कॉपर जा के डिपॉजिट होने लगेगा। तो धीरे धीरे टाइम के साथ ये एनोड तो आपका थिन होता जाएगा, पतला होता जाएगा, और कैथोड आपका थिक होता जाएगा टाइम के साथ। यहाँ पे आके कॉपर यहाँ से निकल के सिर्फ डिपॉजिट होगा, और बाकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो एनोड के नीचे कलेक्ट हो जाएंगी। उसको आप बोलते हो एनोड मड,
इस तरीके से सिंपल प्योरीफिकेशन किया जाता है कि प्योर कैथोड लो, इम्प्योर एनोड लो और उसको इम्प्योर मेटल का एनोड लो और उसको आप सेल के अंदर कनेक्ट कर दो। उसके बाद से जो प्योर मेटल होगी वो जा कर के कैथोड पे डिपॉजिट होने लगेगी, इम्प्योरिटीज़ एनोड के नीचे डिपॉजिट होने लगेंगी, जिसे हम बोलेंगे एनोड मड। ये जो कैथोड होगा ये प्योर मेटल का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई मेटलर्जी की बात। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। दैट इज स्लोली ईटन अप ऑफ मेटल्स टॉप लेयर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड या कैटलिस्ट। जैसे ये आयरन है, आयरन के ऊपर यहाँ पे कोरोजन हो गया है, रस्ट लग गई है। आयरन के कोरोजन के प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, ये क्या होता है जब आयरन मॉइस्ट एयर के कंपैरिजन कांटेक्ट में आता है। मॉइस्ट एयर मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर भी हो, तब आयरन पे क्या होता है, रस्ट लग जाती है। ठीक है, आयरन पे रस्ट लग जाती है। आयरन की रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe3O4 बोल दो या तो आप, या फिर FeO.Fe2O3। आयरन का ऑक्साइड होता है बेसिकली। ये आयरन +2 स्टेट में भी रहता है और +3 स्टेट में भी रहता है, तो ये दोनों तरीके के ऑक्साइड बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है थोड़े बहुत अमाउंट में। सिल्वर इसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर का सल्फाइड बना लेता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो ब्लैक कलर का कोरोजन हो गया है सिल्वर के ऊपर। ठीक है, अगला है ये हमारा कॉपर। कॉपर के ऊपर क्या हुआ है, कॉपर क्या करता है, जो CO2 हो गया, वाटर हो गया, इनकी प्रेजेंस में आकर के कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की ये लेयर चढ़ जाती है जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट से हमारा यहाँ क्या मतलब है कि एक बेस होता है और उसके साथ में कॉपर कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये बेस है, ये कॉपर कार्बोनेट। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट इस तरीके से बन जाता है। तो आयरन के ऊपर जो कोरोजन होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर का, रस्ट होता है आयरन ऑक्साइड का। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड का कोरोजन हो जाता है और कॉपर के ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट का ग्रीन कलर का कोरोजन होता है। ठीक है, इस कोरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इसके सिंपल से तरीके हैं। उससे पहले यहाँ पे ये एक वो दी हुई है जो मैं बोल रही थी कि यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कंपैरिजन में आने पे ही, कांटेक्ट में आने पे ही आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे वो एक्टिविटी की हुई है। यहाँ पे क्या किया हुआ है, आयरन की नेल्स नहीं है, यहाँ पे ड्राई एयर है जिसमें मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, पानी ना रहे इसके लिए यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया है जो कि ड्राइंग एजेंट है, ये इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे बिल्कुल मॉइस्चर फ्री एयर है, ड्राई एयर। जब इसके कांटेक्ट में आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही है, रस्टिंग नहीं हो रही है आयरन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे वाटर डाला हुआ है, एयर भी है, लेकिन बीच में क्या किया हुआ है, ऑयल रख दिया है। वाटर के ऊपर से ऑयल डाल दिया है। वाटर और ऑयल तो आपस में मिक्स नहीं होते। ऑयल क्या कर रहा है, इस एयर को अंदर नहीं जाने दे रहा, तो यहाँ पे भी रस्टिंग शो नहीं हो रही। अब यहाँ पे क्या है, वाटर भी है और एयर भी है, तो वाटर और एयर की प्रेजेंस में ये आपका यहाँ पे क्या हो गया है, रस्टिंग स्टार्ट हो गई है नेल पे। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल रही है कि रस्ट लगने के लिए आयरन पे दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो वाटर और एयर साइमल्टेनियसली साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे वाटर नहीं था तो नहीं हुआ, यहाँ पे वाटर एयर था दोनों तब हुआ, यहाँ पे एयर नहीं थी इसलिए भी रस्टिंग नहीं हुई। क्लियर है? तो इस कोरोजन को, इस रस्टिंग को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, या तो आप उस पर पेंटिंग कर दो। पेंटिंग से क्या होगा, एयर का कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ऑयलिंग से भी सेम चीज़ होगी, एयर का कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। एक टर्म आती है गैल्वेनाइजेशन। दिस इज़ कि आप जिंक की कोटिंग कर दो इसके ऊपर। ठीक है, जिंक की कोटिंग आप किस तरीके से करोगे, जैसे अभी आपने प्योरीफाई किया था ना, यहाँ पे कैथोड लगाया था, एक यहाँ पे एनोड लगाया था, इसी तरीके से यहाँ पे एनोड में जिंक ले लो, यहाँ पे कैथोड में कोई मेटल ले लो, जिंक यहाँ से हट के इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो जिंक की कोटिंग लगाई जाती है रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन।
या फिर आप कर सकते हो एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग भी आपने पढ़ा था लास्ट उसमें कि आप क्या करते हो, एल्यूमिनियम की, जिस तरीके से हम जिंक की कोटिंग कर रहे हैं उसी तरीके से आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप कर सकते हो एलोइंग। एलोइंग क्या हो गया, एलॉय बनाना। ये क्या होता है, इसको देखते हैं अब। एलॉय क्या होते हैं हमारे, बेसिकली ये होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनस मतलब एक जैसे दिखेंगे सब तरफ, ठीक है। या तो ये होंगे दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के, या फिर होंगे मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, ठीक है। तो ये होमोजीनस मिक्सचर होते हैं, या तो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के या मेटल या नॉन मेटल के। तो किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसमें आपको क्या करना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इससे समझते हैं। देखो ये जो है हमारा, ये है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है आपका कॉपर और टिन का जो आपका मिक्सचर रहता है। ये आपका ब्रास है। ब्रास किसका होता है, कॉपर और जिंक का एलॉय। ये आपकी स्टील। स्टील आपकी जो होती है वो होती है आयरन प्लस कार्बन की। और ये आपकी स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होती है आपकी वो होती है, इसमें आयरन के, यहाँ पे आयरन के साथ साथ होता है आपका क्रोमियम वगैरह ऐड होता है इसमें, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रिवेंट कर रहे हैं। जैसे कॉपर के ऊपर कोरोजन हो जाता था ग्रीन कलर का, तो ये टिन या जिंक क्या कर रहे हैं, इसको प्रिवेंट कर रहे हैं। आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाती थी, कार्बन या क्रोमियम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हैं, राइट। तो इनको बनाया कैसे जाता है, जो हमारी मेटल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयरन मान लो 50% अमाउंट में प्रेजेंट है, और कॉपर के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो आयरन को पहले मेल्ट किया जाएगा, तो जो हमारी प्राइमरी मेटल होती है उसको मेल्ट किया जाता है, और बाकी नॉन मेटल को या मेटल को उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है, ये बाकी के मेटल्स का ही कॉम्बिनेशन है। तो ये दो या दो से ज़्यादा भी मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बन सकती हैं। तो बेसिकली इससे इसकी जो लाइफ होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। आयरन हो गया या कॉपर हो गया, इनकी लाइफ टाइम इम्प्रूव हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है या जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एलॉय का, वो हमेशा प्योर मेटल के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। ये लाइन याद रखना, एनटीएससी में भी पूछी जा चुकी है और पूछ ली जाती है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या मेल्टिंग पॉइंट होता है एलॉय का, वो हमेशा कम होता है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट था तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।